नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने के हम लगभग करीब पहुँच चुके हैं। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने नाम एक इतिहास किया है। लगातार पिछले 2 टेन्योर उनके भारी तनाव में निकले, चिंता में निकले, परेशानी में निकले, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से राज किया, जिस तरह के फैसले लिए, आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। न सिर्फ अपने काम से, अपने फैसलों से, बल्कि अपनी राजनीतिक परिपक्वता से भी। अशोक गहलोत ने 15 साल राजस्थान के सरकार में मुखिया रहते हुए, राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए, जिस तरह से काम किया है, जिस तरह की राजनीति पेश की है, जिस तरह की राजनीतिक तस्वीर दिखाई है, लोगों से लोक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना और जो नज़ीर पेश करने की कोशिश की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उसके लिए जितनी बधाई दी जाए, कम है। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पसंद करें या ना करें, आप उनकी विचारधारा से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप उनके समर्थक हैं या विरोधी हैं, लेकिन एक सुर में इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि राजस्थान में 15 साल के अपने मुख्यमंत्रित्व काल को जब अशोक गहलोत याद करेंगे, राजस्थान की जनता याद करेगी, तो निश्चित रूप से वो अध्याय, वो पन्ने अलग होंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। राजनीति में राजस्थान की नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कितना कामयाब होंगे, ये वक्त बताएगा। आने वाले समय में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान साम, दाम, दंड, भेद सब तरह के हथियार इस्तेमाल होते हुए रेगिस्तान के मैदानों में हम देखेंगे। लेकिन पिछले 5 साल के राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस टेन्योर के कामकाज पर अगर नजर डालें, तो कौन-सी तस्वीर उभरती है? कौन से वादे 5 साल पहले उन्होंने किए, जो पूरे नहीं कर पाए? कौन-सी उम्मीदें उन्होंने जो वादों में नहीं थी, उसके बाद भी करने की कोशिश की? ये तमाम सवाल हैं, जिन पर आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेश चौधरी जी कांग्रेस से, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, उपेन यादव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से हमारे साथ जुड़ेंगे, महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और पुष्पा गोस्वामी जी राजस्थान सरकार के डीआईपीआर डिपार्टमेंट के साथ लंबे समय तक अहम पदों पर रही हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। राजेश चौधरी जी, अब वक़्त जो है वो आरोप-प्रत्यारोप का एक तरह से सरकार में रहते हुए, वैसे तो चुनावी माहौल में ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब आप एक ईमानदार आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री के कामकाज को कैसे नापते हैं, आँकते हैं? मीना जी, आप जब भी कोई विधानसभा चुनाव जीतते हैं या जनता के बीच में जाते हैं तो आपको अपना चरित्र और आपने जो काम करने हैं वो जनता के बीच में लाने चाहिए। 4.5 साल बीत गए हैं अशोक गहलोत जी सरकार के, लेकिन इन 4.5 साल में यदि आप पूरा परिदृश्य देखेंगे, चाहे युवाओं को देखें तो 21 जो इन्होंने वैकेंसी निकाली, एक भी कंक्लूड नहीं हुई, सबके पेपर लीक हुए। किसानों को देखें तो किसानों को 3,500 इन्होंने कहा था भाई हम बेरोजगार, ये किसानों का जो कर्जा है वो माफ करेंगे। ये इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी कहकर गए थे, मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन किसानों का कर्ज तो माफ हुआ नहीं है। उसके बनस्पत 17,000 जो किसान है उनकी जमीनें कुर्क हो गई है। तीसरी अपन बात करें महिलाओं की, राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार टॉप पर हो गया है। महंगाई की यदि अपन देखेंगे तो पेट्रोल डीजल पूरे राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट है। तो इन्होंने एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको संतुष्ट किया है। इन्होंने केवल और केवल 4.5 साल में भ्रष्टाचार किया है। इनके मंत्री एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाते रहे हैं, एक दूसरे की जेबें भरते रहे और केवल केवल और केवल खुद की संतुष्टि के लिए जनता का इन्होंने कोई भला नहीं किया है। और बेरोजगार युवक जो आज भी 70 लाख बेरोजगार राजस्थान में आज भी घूम रहे हैं, पिछले 4.5 साल से उनकी उम्र तक निकल गई है बेचारों की वैकेंसी से। इसके बनस्पत अब चूंकि अब केवल 2-4 दिन की बात रही आचार संहिता लगने में, तब अशोक गहलोत जी
चुनावी पिटारे खोल दिए हैं, घोषणाओं के पिटारे खोल दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको कंक्लूजन कुछ होना नहीं है। क्योंकि हर एक घोषणा करने के पीछे आपको टेंडर पास करने पड़ते हैं, कैबिनेट में मीटिंग रखनी पड़ती है। ये तो अकेले ही घोषणाएं करते जा रहे हैं, कैबिनेट में इसकी ना कोई चर्चा हुई है, ना कोई इसकी व्यू रचना बन रही है। केवल और केवल वो जो मंत्री, इन विभागों के मंत्री, वो भी कह रहे हैं कि कम से कम हमें तो सूचना दे दी जाए क्या क्या अशोक गहलोत जी घोषणाएं कर रहे हैं, परंतु ये ऐसा जो कुछ नहीं है। सत्ता का केंद्रीकरण का जो आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो एक मुद्दा, एक विषय है। राजनीतिक कार्यशैली में ये जो एक फर्क हम राज्य से लेकर केंद्र तक देखते हैं, ये अलग मुद्दा है। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर बात, बहस, चर्चा होनी चाहिए। और जितनी हम लोगों के बीच होनी चाहिए, उतनी ही आपके प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच भी होनी चाहिए। आप लोगों की भी इतनी आवाज में ताकत होनी चाहिए कि आप अपने पार्टी के भीतर भी इस बात को मुखरता से रख सके, और दूसरी पार्टी पर भी जब आप सवाल उठाएं तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी के भीतर भी वो बात जाती है। तो ये राजेश जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। लेकिन अभी हम बात कार्यशैली की नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कार्य के परिणामों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 साल अपने मुख्यमंत्री काल में पूरे करने जा रहे। राजस्थान में ये एक अध्याय, एक इतिहास उनके नाम लिखा जा रहा है। और बड़ा सुंदर अध्याय है कि कोई एक व्यक्ति साधारण परिवार से आकर इस देश, इस प्रदेश की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और उसके बाद तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी सत्ता को आगे लेकर जाए। सत्ता को आगे ले जाने के लिए बड़ी काबिलियत की जरूरत होती है, और उस काबिलियत का प्रदर्शन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये है कि जो वादे उन्होंने 5 साल पहले किए थे, कांग्रेस सरकार ने जो किए थे, उनको डिलीवर करने में वो कितना सफल हुए। उपेंद्र यादव, आप क्या मानते हैं पिछले 5 साल के, अब क्योंकि अब 4.5 साल की बात खत्म हो गई, अब तो आचार संहिता लग गई है, 5 साल ही माना जाएगा। तो 5 साल मतलब लग रही है आचार संहिता लगना, 1-2 दिन का समय अवधि बची है। उपेंद्र यादव, आप किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को? देखो मीना जी, तो 2-3 दिन बचे हैं, हमारी कई मांगे अभी अधूरी हैं। यदि भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होती है, जो बजट में घोषणा की गई, 60,000 पदों पर लगभग विज्ञप्ति जारी होनी बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि जैसे कल पशु परिचय भर्ती 6900 पदों पर विज्ञप्ति जारी है। 2 दिन पहले हमारी वार्ता हुई थी और हमें 2 दिन का समय दिया गया था, और देर रात युवा बेरोजगारों पे दर्ज मुकदमे भी वापस ले लिए गए। यानी कि 3 मुकदमे दर्ज हुए थे जून 2022 में, वो मुकदमे भी वापस ले लिए गए। यदि कुछ मांगे जो हमारी जो मांग कर रहे हैं, जैसे शिक्षा विभाग में 3800 पदों में वित्तीय स्वीकृति है, उनकी विज्ञप्तियां जारी कर दी जाए, उनके पद बढ़ा दिए जाए। वही निदेशक है, पंचायत जैन है, वही सहायक अधिकारी है, वही स्टेनोग्राफर है, तो इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कार्यकाल बेहतरीन होगा और युवाओं के साथ अच्छा होगा। विज्ञप्तियां जारी नहीं होती है और ये भर्तियां लंबित होती है, लापरवाही रहती है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा था कि इन चुनावों में युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार, शिक्षित युवा बेरोजगार है, जो इस बात तय करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा। 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी। 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया, तो कांग्रेस समर्थन में आई, क्योंकि इस समय योजनाओं की तरफ ध्यान, सरकार का ध्यान जा रहा है, लेकिन युवाओं को भूल गए। युवाओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार हम धरना प्रदर्शन, हम प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और अभी भी उम्मीद है कि 2-3 दिन बचे हैं, तो उन भर्ती की घोषणाएं करें। तो यदि घोषणाएं होती है तो कांग्रेस के हित में बड़ा फैसला आ सकता है, कि युवा साथ आ सकता है। नहीं होती है तो कहीं ना कहीं युवा बड़ा निर्णय लेगी, क्योंकि युवा संवाद कार्यक्रम हमारा जारी है, और 10 अक्टूबर तक युवा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा। उसके बाद हम सब मिलकर किस दल के हमें साथ जाना है, किसका समर्थन करना, क्या करना, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन इस बार चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास नहीं। आवाज नहीं आ रही मीना जी आपकी। बिल्कुल, युवाओं के हाथ में, शुक्रिया पुष्पा जी, युवाओं के हाथ में चाबी है हमारे राजस्थान के, और बल्कि देश के भी जो सत्ता की चाबी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री आखिरी महीनों में और आखिरी सप्ताह में और आखिरी घंटों में
जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक के बाद एक फाइल निपटा रहे हैं, एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के इस कामकाज के आकलन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के जो लोग दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो हमारे न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे मेहमानों से अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो पैनलिस्ट हैं उनसे, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सवाल ये है सुरेश चौधरी जी कि उपेंद्र यादव जो युवाओं से जुड़े हुए हैं या जो दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का, जैसे अभी आपके राजेश चौधरी जी ने, आपके साथी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जितनी सारी बातें की गई थी, उनमें से पूरे होने वालों का सिलसिला बहुत कम है। हालांकि सरकार के द्वारा इस वक्त जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है, और जिस तरह का माहौल ही नहीं बल्कि हर दिन काम की जो रफ्तार दिखाई जा रही है, आप किस तरह आंकते हैं, पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर रहकर देखते हैं जब? मीना जी, राजेश जी की बात मैं सुन रहा था। बीजेपी में एक बड़ी कमी है कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कहाँ हैं और निकलते कहाँ हैं। पहले मैं मेरी पार्टी की बात कहूंगा क्योंकि वो बीच में बोलने की उनकी आदत है, शायद वो बोलेंगे। हमने 25 लाख का इलाज फ्री में करने का काम किया। देश में कहीं और है, बीजेपी शासित है, बीजेपी की सरकार। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आके कहा है कि हम मेडिकल में 5 लाख रुपए का इलाज फ्री करा है। देश के प्रधानमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे 25 लाख, 10 लाख की इंश्योरेंस। ये कह रहे हैं बार बार किसान को कर्ज माफ। राहुल गांधी जी ने 10 गिना था, 10 गिनने में ही कोऑपरेटिव सेक्टर का सारा कर्जा किसान का माफ कर दिया। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी को 5 बार पत्र लिखे कि नेशनल बैंकों का जो कर्जा है वन टाइम सेटलमेंट करके हमें बताएं। राजस्थान सरकार किसान का पूरा पैसा जमा कराना चाहती है, लेकिन भारत सरकार आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरा, 2000 यूनिट किसान के आती ही नहीं, 2000 यूनिट किसान की माफ, 100 यूनिट घर की बिजली की सबके लिए माफ। घर में जिन महिलाओं ने मोबाइल नहीं देखा था, घर में उनके हाथ में मोबाइल। बूढ़े बुजुर्ग अति सम्मानीय को सम्मान के लिए 1000 रुपए की पेंशन, और गरीब को 500 रुपए में सिलेंडर। अब मैं आता हूं, बहुत योजनाएं ज्यादा हो जाएंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल है, हजारों मेडिकल कॉलेज है, आपके पीएससी सीएससी स्कूलों का क्रमोन्नत, सब कुछ किया। करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने राजस्थान की जनता पे कोई एहसान नहीं किया। हमारी राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता ने हमें वोट दिया, हमारी सरकार बनाई, सरकार बना के हमारे को जो जिम्मेदारी दी उसका पूर्ण निर्वहन किया। उसके बाद 436 रुपए में 14 में माननीय मोदी जी को मनमोहन सिंह जी ने सिलेंडर की रेट छुपी थी, आज 1100 कुछ है। 56 रुपए डीजल की रेट थी, आज 100 रुपए है। एक पेट्रोल की 62 रुपए की रेट थी, आज 110 रुपए है। 15 लाख जेब में डालने थे, कहां गए? 2 करोड़ को एक साल में रोजगार कहां गए? 1 रुपए में $3 आएगी, कहां गई? मेरी बात सुनो मीना जी, मेरी अभी नहीं, अभी हम मेरी बात तो सुनो। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, राजस्थान पे आ रहा हूँ। राजस्थान पे आ गए, मैं वापस मेरे गाड़ी को मैं राजस्थान में खींच लाया। देश के प्रधानमंत्री जी अब दोबारा 11वीं बार आएंगे, स्वागत है, उनका अभिनंदन है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वागत क्यों नहीं करें? हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के भी प्रधानमंत्री है, बोलते ज्यादा है तो 1-2 शब्द हमारी एआरसीपी के लिए बोल देते कि केंद्रीय योजना मैं पास करता हूं। नहीं माने प्रधानमंत्री जी, बोल के भी उसको पूरा नहीं किया। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 14,500 करोड़ रुपए डाल के उस योजना को चालू रखा। रिफाइनरी नहीं लगाने चाहते थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट दे के राजस्थान में रिफाइनरी चालू रखी, हमारा पैसा रोकने का काम किया। लेकिन हमने जनता को रिलीफ देने में, सोशल सिक्योरिटी देने में, जनहित का काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके भी मैंने दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कहा कि हम राजस्थान की जनता पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी थी। हमसे फिर भी कोई चूक हो गई। श्याम जी महेश जी भाई साहब मेरे से दोनों बहुत सीनियर है, मैडम भी बहुत सीनियर हैं। इनको पता है कि अब तक के मुख्यमंत्रियों से 6 जिले बने थे,
देखो अशोक गहलोत की महानता, एकदम 23 जिले जनता को रिलीफ के लिए। सुरेश जी, व्यक्ति को महान बनाने वाली जो आदत है ना, उसको बंद कर दीजिए। व्यक्ति को महान नहीं बना रहे हैं, उसकी कार्यशैली को महान बना रहे हैं, उसके कर्म को महान बना रहे हैं, उसकी कलम की ताकत से निर्णय को महान बना रहे हैं। हम व्यक्ति को महान नहीं बना रहे हैं, हम उसके निर्णय को महान बनाना चाहिए। और व्यक्ति के निर्णय का स्वागत तो मैं बीजेपी वालों को भी करना चाहिए। ये वरना पहले जाते थे 150 किलोमीटर जिले के बॉर्डर होते थे, अब जाना पड़ेगा इनको 50 किलोमीटर। तो इनको भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। ERCP आज डिक्लेयर करवा दो प्रधानमंत्री जी से, हमारा पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी हम दिल्ली स्वागत करने जाएंगे। सुरेश चौधरी जी पार्टी के कर्मठ नेता, कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते ये समझ में आता है कि आप अपने मुख्यमंत्री के कामों को दिल खोल कर प्रशंसा करें, लेकिन अगर हम आत्मचिंतन करें, प्रदेश के नागरिक के लिहाज से सोचें, तो हमें चिंतन जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी से करना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सारे काम किए हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम ये देखते हैं कि हम आत्मचिंतन कर रहे कि भाई और कौन से ऐसे काम थे जो रह गए, जो हो जाते तो और अच्छा था, जो हम अगली बार करेंगे, लेकिन इस बार की समय सीमा कम रह रही। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी। मीना जी, आपने जो आज विषय चुना है वो बहुत सार्थक और सांदर्भिक है। सालों कार्यकाल के बारे में बातचीत की है, लेकिन आप देखिए कि भाजपा के जो सज्जन यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरे अपने उद्बोधन में अपनी उपलब्धियों की कोई बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम किया है। आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता में कोसना या दूसरे की बुराई करना ही मैं समझता हूं इनका राजनीतिक उद्देश्य रह गया है। अगर आप 5 साल का उल्लेख करें तो सरकारी कमी बताएं, लेकिन ये सरकार के कार्यकलाप को कोसते हैं, उसकी उपलब्धियों के बारे में कोई कमी रहेगी उसकी बात उन्होंने नहीं की है। मैं उसी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने मिशन 2030 का एक आकलन किया है, लोगों से सुझाव मांगे। मिशन 2030 में मुख्यमंत्री जी ने आगे चलकर लोगों से कहा कि वो अपने सुझाव दें, ताकि हम आने वाले समय में 2030 तक इस प्रदेश की क्या प्राथमिकताएं हों, क्या उनकी मांग है, क्या उनको लगता है कि सरकार जो काम कर सकती है उन्हें करना चाहिए। तो उन्होंने 2030 तक की उन प्राथमिकताओं को जिक्र करते हुए लोगों से आह्वान किया कि वो अपना सुझाव दें, और मुख्यमंत्री जी ने 25 से 30 दिन के अंदर ये 3.5 करोड़ सुझाव लेकर उसका एक आकलन कर और प्राथमिकता में क्या संभव हो सकता है, सरकार के क्या काम हो सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने एक करीब 300 पेज का एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा था कि मैं इसको अगले 5 अक्टूबर को जारी कर दूंगा, और उन्होंने नियत समय पर कर दिया। उसमें लगभग 3.5 लाख सुझाव जो प्रदेश भर से आए, उन सुझावों में जो लोगों ने कहा, जो यहाँ के प्रदेश वासियों ने कहा कि उनका जो उद्देश्य है, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और सरकार को आने वाले इन 7 सालों में क्या करना चाहिए, उसका समावेश करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को निर्देशित करने का उन्होंने काम किया है। ये एक दूरगामी सोच का प्रतीक है। उन्होंने जो कुछ किया उसके भरोसे हम सरकार में है। हमको जनमत मिला, हमने सरकार की, जनमत हमको शायद बहुमत नहीं मिला, तो ठीक है, राजनीति का स्वरूप है, हम उसे स्वीकार करते हैं। और हमने निर्दलीय की मदद से और चाहे किसी की मदद से सरकार चलाई, लेकिन हमने सरकार चलाई और हमने लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे बड़ी तारीफ इसी बात की है कि वो जननायक हैं, क्योंकि वो प्रदेश के प्रत्येक वासी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। वो किसी और तंत्र में विश्वास नहीं करते। आप देखिए कि उन्होंने चुनाव से पहले होने की संभावनाओं पहले उन्होंने प्रदेश के दौरे किए, उन्होंने 50 जिले बनाए, उन्होंने उनका दौरा किया, लोगों से फीडबैक लिया, उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर लोगों को, सरकार को लोगों के पास पहुंचने का मौका दिया। और आज देखिए, कल ही उन्होंने 3 जिले और घोषित किए हैं, और उनका कहना है कि मुझे अगर सुझाव मिला और मिलेंगे और अच्छे सुझाव आएंगे, लोग मांग करेंगे, तो मैं और जिले ही बनाऊंगा। तो वो व्यापक तौर पर सरकार का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, सरकार को लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को आम लोगों की पहुंच में रखना चाहते हैं। और लोकतंत्र का यही तकाजा है कि सरकार लोगों के पास जितने नजदीक से रहे, संपर्क में रहे, उनकी प्राथमिकताओं समझे, उनके कष्टों को समझे, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को सत्ता में रहते हुए लोगों के पास रहना चाहते हैं,
लोगों की बात को सुनना चाहते हैं। और मैं समझता हूं इसीलिए वो जननायक हैं। प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस 5 साल में उन्होंने सतत संपर्क किया है। आप देखिए इस कार्यकाल के पहले 2 वर्ष में तो कोरोना का संघर्ष होता रहा, और संघर्ष में उन्होंने अभूतपूर्व काम करते हुए प्रदेश में ख्याति प्राप्त की। और यहां तक कि प्रधानमंत्री जो बहुत बहुत सोच समझकर किसी के बारे में कोई अच्छी बात करते हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझसे वरिष्ठ हैं। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि अशोक गहलोत उनसे वरिष्ठ होते हुए उनका सम्मान करते हैं। और आज की राजनीति में अगर वो कांग्रेस में किसी से चुनौती मांगते हैं तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही मांगते हैं, और वो बार बार अपने उल्लेख करते हैं। इसका प्रमाण आप देखें तो मीना जी, इस प्रदेश की राजनीति में एक मुख्यमंत्री से भाजपा के 4 बड़े नेता राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी का सामना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष और आप देखिए कि उपराष्ट्रपति तक इसमें शामिल होकर अशोक गहलोत का मुकाबला करने खड़े हो गए। तो आज देश में इस बात का कोई विवाद नहीं है कि ये चुनाव राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी है। और आप देख लीजिए कि मोदी जी हर दूसरे दिन आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूं और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस राष्ट्र में वो नेता है जिस मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से आमना सामना कर विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं। और मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्हें भगवान उनको शक्ति दे, उन्हें साहस दे, ताकि वो अगली चुनाव में सरकार बना सके। निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी उपलब्धि है कि राजनीतिक रूप से उन्होंने राजस्थान जयपुर में रहते हुए देश की राजधानी दिल्ली में बैठने वाले देश के प्रधानमंत्री के समकक्ष खुद को बनाने की एक सफल कोशिश की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हम फिर मैं बात कर रही हूँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं उनके इस कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कामों की, और जो काम रह गए, जो अपेक्षित थे उनसे, जो अभी भी लोगों को, जनता को इंतजार था कि वो जाने से पहले उन्हें ये तोहफा, ये उपहार, ये उनका काम करके जाएंगे। उन कामों की भी लिस्ट है श्याम सुंदर शर्मा जी। वो जो काम है वो मुख्यमंत्री के नाम आने वाले 1-2 दिन में, और हालांकि संडे और मंडे 5 बजे तक का समय कहना चाहिए, उसके बाद तो समय अवधि ज्यादा है नहीं। देखिए मीना जी, राजनीतिक चर्चा आपने सुरेश जी भी सुनी और प्रदीप जी से भी सुन ली और राजेश जी भी सुनी। वो अपने अपनी पार्टी की गाते रहे। लेकिन मैं अब यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे सुरेश जी योजनाओं का जिक्र अब कम हो रहा है। आपने बहुत कुछ दिया, 11 आपने गारंटी दी। अब आप गारंटियों से काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप आज ही उन्होंने 8 बोर्ड बनाए हैं विभिन्न जातियों को साधने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए 8 बोर्ड बना के करना क्या चाहते हो? इससे पहले आपने 125 पदाधिकारी बनाए, बोर्डों के, निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिए 125। उनका क्या इस राज्य की राजनीति में या प्रगति में क्या योगदान है? एक रिपोर्ट अगर चतुर्वेदी जी रख देते, प्रदीप जी कर देते, सुरेश जी कर देते कि भाई इतने हमने बोर्ड निगम बनाए थे 6 महीने में। एक निगम का जो आयोग है, देखिएगा एससी कमीशन है, जो खिलाड़ी राज बेरवा इनके विधायक है, वो कह के चले गए, कह के तंग आ गए कि मुझे तो कम से कम उस दर्जे का तो दे दो, कम से कम आयोग दर्जा तो प्रदान कर दो। मुख्यमंत्री जी ने सुना नहीं, दे रहे हैं, कल देंगे, अब देंगे। आज तक तो उस आयोग को आपने दर्जा तक नहीं दिया। मानव अधिकार आयोग आपने बनाया, आप कितनी सिफारिश मानते हो? महिला आयोग बनाया, कितनी सिफारिश है? मुझे नहीं समझ में आता है। पुजारी बोर्ड बना दिया, जब आपके पास देखिए वैश्य आयोग, वैश्य बोर्ड बना हुआ है। अभी पुजारी आयोग से अलग से बना करके क्यों बांटना चाहते हो? लोगों को अलग अलग बांट करके कहो देखिए हमने आपको बना के रखा, और आप जातिगत सर्वे कराने, गणना तो करानी, जनगणना तो करा नहीं सकते वो तो केंद्र को अधिकार है। ये तो सुरेश जी को भी पता है और प्रदीप जी को भी पता है। तो उन्होंने कहा हम जैसे कि देखिएगा जिस प्रकार से बिहार में हमने जो जातिगत मतगणना कराई है, उसी आधार पर हम राजस्थान में भी कराने की इच्छा रखते हैं। कब कराने की इच्छा रखते हैं? हमारी दोबारा सरकार रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप शासन करते करते आपको याद अब क्यों आई ये सब चीजों की? ये याद तो आपको पहले ही आ जानी चाहिए थी। अब ये बोर्ड निगम बना रहे हो, रोज मांग करते हैं लोग, रोज बोर्ड बना देते, निगम बना देते। जिले भी इस प्रकार से बन रहे, जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए अगर जिले बनाए जाएंगे तो फिर मीना जी आप भी मानिए कि इस प्रदेश का होगा क्या?
हम राजनीति में किस स्तर का क्या करना चाहते हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि देखिएगा कि हमारे यहाँ करीब जाति है 3800 जाति है ओबीसी। अब वो ओबीसी में से कहते हैं 24% ही लाभ ले पाती है आरक्षण का, बाकी लाभ नहीं ले पाती, जो कि कांग्रेस रिपोर्ट कर रही है। तो कांग्रेस को मना किसने किया? आपकी सरकार तो पूरी 5 साल चली ना। आपको यही पता नहीं पड़ा किस जाति को मिल रहा है आरक्षण, नहीं मिल रहा है। फिर आप बैठ के मुख्यमंत्री का पद लेकर के करना क्या चाहते हो? आप देखिएगा, आपने आपने पूरे 5 साल बीतने के बाद भी 28 जो विकास की दृष्टि से संस्थाएं जरूरी है, यूआईटी किसी का गठन नहीं किया। प्राधिकरण जो कि विकास की धुरी होती है, एक का भी गठन नहीं किया। अब आखिर आप ऐसी संस्थाओं को गठन नहीं करना चाहते, अब फिर और बोर्ड बना करके इस प्रदेश को क्या देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो, मुझे नहीं पता। ये वसुंधरा जी का भी प्रवृत्ति यही रही कि लास्ट में जाते वक्त आप निगम बोर्डों की याद आती है, आप दे देते हो। उपेंद्र जी तो पूरे 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अब इनके अभी भी संतुष्ट नहीं है। ये 10 अक्टूबर को फैसला करने जा रहे हैं। अभी फैसला 10 अक्टूबर को क्यों करने जा रहे हैं ये भी इनको पता है। अब ये चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये इनकी इच्छा है। संघर्ष करते हैं युवाओं के लिए, ठीक है, लेकिन इनको रोज कहा जाता था अभी कर रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, माला पहनाते थे, मिठाई खिलाते थे, खुश हो जाते थे। हाँ हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने हमसे बात की है, हमको बहुत कुछ मिल रहा है। मिला कुछ भी नहीं। अभी देखिए नई भर्ती बोर्ड, इन्होंने तो कहा देखिएगा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को बनाने का श्रेय तो बहुत जल्दी जाता है, तो इन्हीं को जाता है कि अगर हरलानी मचाते तो नहीं बनता वो। देखिए मैं देख रहा था आज निगम बोर्ड की संख्या देख रहा था, करीब 38 ऐसे हैं निगम बोर्ड जो अधिकारी चला रहे हैं, उस पर कोई अधिकार नहीं, रिको विको पता नहीं क्या क्या है। तो दीजिए आपको तो कुछ मिला नहीं, ना सुरेश जी को मिला, इन कार्यकर्ताओं को तो मिला नहीं। अधिकारियों को 38 अधिकारियों को कहा कि आप बनो, आप चलाओ, क्योंकि मुझे भविष्य में राजनीति तो आप ही से करनी है, वो बाकी तो करेगा नहीं। तो इसलिए जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में व्याप्त हो गया है, और देखिएगा निश्चित रूप बीजेपी को भी अछूता मत मानिए, इनके कार्यकर्ताओं को नहीं देंगे। 50 अधिकारी लाए, हमारे राजनीतिक तौर पर हमको सक्षम बनाओ और चुनाव लड़ाओ। तो ये जो दोनों राजनीतिक पार्टी जो प्रमुख रूप से शासन एक कर रही है, एक करने की इच्छा रखती है, जो कि छीनना चाहती है। अब वो देखिए दोनों राजनीतिक दलों का जो दिख रहा है सामने, उससे लगता है कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हो। इस प्रदेश का विकास करना चाहते हो, या एक तो जातिगत बांट दोगे, दूसरे हिंदू मुस्लिम बांटने की तैयारी कर रहे हो। तो इस प्रदेश में अच्छा वातावरण कैसे बने? अब देखिएगा वो तो छोटी मोटी पार्टी बाकी रखिए ना, हनुमान बेनीवाल तो एक जाति से आते हैं, वो कहते हैं हम सब तरह से करना चाहते हैं, बाकी भी हो रहे हैं। तो ये सब चीजों को मायावती अपनी जाति में खुश रहना चाहती है, बाकी तो वो गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो गठबंधन अब करने की स्थिति में नहीं है। आप पार्टी का तो अभी हाल खराब है। तो निश्चित रूप से देखिएगा राजस्थान की आप जी 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 क्या जी कुछ बोले प्लीज नहीं, कंप्लीट करें। मैं हाँ कह रहा था 5 साल की राजनीति आपने इस बार देखी, मैंने बाकी भी राजनीतिक बहुत टाइम से मैं देखता आया था, और कह रही जन नायक, पता नहीं नायक बनाना चाहते हो। मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 साल राज किया था, आपको पता हो तो। प्रदीप जी पता है ना, आप उसका जिक्र तक नहीं करते, उसको ये कहना ही नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री भी था और बहुत कुछ करता था। वो उसने भी बहुत सारी चीज, वही अल्पमत में सरकार चलाई बहुत बार। तो देखिएगा जो राजनीति की धुरियां हैं उसको आप भूल जाते हो, केवल आज वर्तमान में जो कि आपको कल मदद कर सकता है उसको जननायक बनाना चाहते हो। ये क्या तरीका है जाता है देखिएगा। अरे मैं नहीं नहीं, मैं जो सही बात है वो कह रहा हूँ आपको। कार्यकर्ता मैं पार्टी का जो है और ये तो पार्टी का जननायक क्यों? अरे आप क्यों मुख्यमंत्री ने, ठीक है नहीं नहीं ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की तारीफ करो, कौन मना करता है? हाँ, देखिए बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि आप जननायक कहने के आप या तो फिर पुराने इतिहास को भी बताओ कि पुराने लोग भी रहे, वो भी जननायक कहने लायक थे। आज की स्थिति में जननायक हो गए, बाकी कोई होगा नहीं। देखिए मैं कहता हूँ राजनीतिक बड़े इस देश और प्रदेश की राजनीति में नेता रहे हैं। आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल की बात कर रहे हैं। कार्यकाल में भी जो उन्होंने दिया और जो रह गया, जो बहुत सारे कर्मचारी दिवाली के बोनस का बहुत छोटा सा है, लेकिन वेट कर रहे थे उनको, अब आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले क्या मुख्यमंत्री घोषणा कर देंगे। हाँ डॉक्टर साहब आपके पास आऊं उससे पहले 2 वरिष्ठ लोग 30 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके पास जाती हूँ फिर आपके पास आऊंगी। जी पुष्पा जी, मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल पर आपका आकलन, आपकी टिप्पणी। मीना जी, जैसा कि अभी श्याम सुंदर जी जन नेता और जन नायक पर टिप्पणी कर रहे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं
और उनकी कार्यशैली जो है वो आप चाहे 20 साल बाद मिलो उनसे या 10 साल बाद मिलो, वो आपको पहचान जाएंगे। लेकिन एक जो सरकार की जो खामी मुझे नजर आती है वो ये है कि एक शंख होता है, वो कहता है वदामी वदामी ददामी ना, मतलब मैं बोलूंगा बोलूंगा दूंगा नहीं। तो वो वाली हालत है कि ये जो जितने भी बोर्ड गठित हुए या जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, इनको लागू कैसे किया जाएगा, प्रश्न केवल ये है। चूंकि ना तो समय है, और ये दो जो सरकारें होती हैं इनके बीच में आम आदमी जो है वो फुटबॉल बन जाता है। कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों के लिए बात कही थी वो लागू नहीं हुई। जो बात किसानों के लिए कही थी वो भी अंशतः लागू हुई। और जो बेरोजगारों की बात है वो तो आप अभी देख चुके हो कि क्या हाल है। हर हर क्षेत्र में जो है वो रिजल्ट मतलब वेटिंग में है, या पेपर आउट हो रहे हैं, या जो लीकेज है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है सामने ही। तो भ्रष्टाचार जो है वो नियुक्तियों में एकदम सिर चढ़ के बोल रहा है। तो जो महिलाएं हैं उनको खाली मोबाइल देने से या अंतिम समय में 400 रुपए के या 450 के गैस सिलेंडर देने से मामला हल थोड़ी होता है। लेकिन तस्वीर जो है वो अब बिल्कुल साफ होने लगी है कि कौन सी पार्टी क्या चाहती है। जो बीजेपी की तस्वीर है वो भी साफ हो रही है और जो कांग्रेस की तस्वीर है वो भी साफ हो रही है। लेकिन ये जो बारिश का मौसम थम नहीं रहा है, बौछार जो हो रही है घोषणाओं की, ये कहीं ना कहीं जाके जनता को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि ऐसे में एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि वास्तव में सरकार करना चाहती है, एक तरफ लगता है, दूसरी तरफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो कर नहीं पाएगी। तो जो लागू होना है वो हो नहीं पाएगा, तो फिर फायदा क्या। तो जो घोषणाएं लागू हो नहीं पाएगी उनको मतलब घोषणाएं करने से भी कोई फायदा नहीं है। और आने वाली सरकार निश्चित रूप से जनता जब आकलन करेगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का, मुख्यमंत्री के कामों का, तो महेश शर्मा जी जनता आकलन करते समय इन सब बातों का ध्यान रखेगी कि उन्होंने काम कब किए, किस समय में किए, कितने बाकी रह गए। जो श्याम सुंदर शर्मा जी ने हकीकत बयां की है, जो राज्य के लोगों को, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं है, कुछ जनता जो उससे जुड़े हुए जिनसे हित हैं उन्हें पता है, जो लोग आंदोलनरत हैं उन्हें मालूम है। तो एक बड़ा वर्ग है जो खुश है, एक बड़ा वर्ग है जो नाखुश है। लेकिन जब खुश और नाखुश लोग आपस में बैठते हैं तो बात करते हैं सत्ता की, सरकार की, कार्यशैली की, कामकाज की। तो जनता किस तरह से आकलन करेगी महेश शर्मा जी? आकलन ये करती है उनको सुशासन जो है, जो घोषणाएं हुई हैं उसका लाभ उन्हें कितना मिला है। और सुशासन के जो सिद्धांत होते हैं क्या वो सुरक्षित है, क्या उसे मतलब महंगाई से त्रास, महंगाई में मतलब जो भी उसकी सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो प्रयास तो सब गवर्नमेंट करती है और करना भी चाहिए, चाहे मतलब इलाज के रूप में हो, चाहे मतलब उसको खाने पीने के लिए हो। महंगाई मतलब नियंत्रित होनी चाहिए, सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, साथ साथ ये सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। सुविधाओं के लिए अगर देखें तो आधारभूत ढांचा का विकास कितना हुआ ये भी हमें देखने की बात। अगर आप पूरा गौर करें, ये मैं किसी के शासन की वो तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सुशासन के दावे सब करते हैं कि हम बहुत अच्छा दावे करते हैं, बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन उसका लाभ आम आदमी को क्या मिला है? क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप? क्या आज गैंगवार हो रहे हैं, आज जो मतलब क्या कहते हैं जिस तरह से अत्याचार होते हैं, इसे सक्रियता सरकार की नहीं कह सकते आप। हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या इसे राजनीतिक प्रेशर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसे इस पर कौन अंकुश लगा रहा है? जितनी रिपोर्ट आ रही है भ्रष्टाचार की, जो भी जो हो रहा है, आम आदमी को यह है कि अगर नगर निगम में जाता है या पंचायत में जाता है उसे वो सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, जो वो जायज रखता है।
तो वहां वो भ्रष्टाचार को उसने कितना थामा है। आज भी कितने ही दावे कोई भी सरकार करती हो, लेकिन भ्रष्टाचार का साया ऐसा है कि बिना मतलब कुछ लिए दे फाइल इस टेबल से उस टेबल तक नहीं जाती। तो जो आम आदमी के लिए जो उसके राइट्स हैं, राइट्स का मतलब ये नहीं है कि उसको जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए सुशासन में, जो काम बिना किसी सिफारिश के हो, बिना कुछ लिए दिए हो, तो वो मतलब अगर आदमी को मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी राहत है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज स्थिति ये हो रही है कि कोई भी काम करवाइए सरकारी दफ्तरों में, बिना कुछ लिए दिए काम होता ही नहीं। जायज को तो बिल्कुल दबा दिया जाता है, नाजायज उसके काम फटाफट हो जाते हैं। तो ये क्या है कि सुशासन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है कि हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उसका लाभ कितना मिल रहा है आम आदमी को। मुफ्त में हर घोषणाएं की जाती है, मैं ये कर दूंगा, मैं 400 रुपए का सिलेंडर कर दूं, फलाने कर दूंगा, ये सब कुछ है, लेकिन वो है कि आम आदमी को कितने समय तक ये मुफ्त की सुविधाएं मिली है। वो आकलन ये भी कर रहा है, वो आकलन कर रहा है कि आज 500 रुपए का सिलेंडर क्यों मुझे आज क्यों दिया जा रहा है, पहले क्यों नहीं दिया। पहले ऐसे क्या व्यवस्थाएं थी, बिजली की सुविधाएं मेरे को आज क्यों मिल रही हैं, पहले मतलब पहले की जो जितने कार्यालय में क्यों नहीं, और अब तक जो मेरे से जो वसूला गया शुल्क वो क्या जायज था। अब मतलब क्या होता है, उसको ये घोषित किया जा रहा है, अब किस बात से मेरे को वो दिया जा रहा है, ये क्या दान किस बात का दिया जा रहा है मुझे, सुविधाएं किस बात की, क्या ये कंटिन्यू रहेगी, इसके लिए कोई है सुविधा। ये है कि बिजली के दाम घटाते बजाय मतलब मुफ्त देते वो ज्यादा बेहतर था। और एक बात बताइए, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि मीटर में जो चोरी कितनी रोकी आपने, बिजली जो छीजत में चली जाती उसे कितनी रोकी। तो बुनियादी ढांचा तो आप पूरा कर नहीं रहे, आप मतलब मुफ्त में और डाल रहे हैं, तो आप कहाँ इकोनॉमिक ले जाएंगे, इकोनॉमी कहाँ ले जाएंगे। कहने को तो कहा आंकड़ों में जाता है कि साहब 11% जीडीपी राजस्थान की हो गई है। उस जीडीपी से आदमी को ये मालूम, वो अपनी गौर करता है कि मेरे इस जीडीपी से मेरा क्या लेना देना। मुझे ये बताइए ना कि जो सब्जी लेने जाता हूँ या मतलब क्या होता है खाने के लिए जो अनाज लेने जाता हूँ या आटे के क्या दाम है, मेरे का उससे मतलब है। और मैं अगर सड़क पर जा रहा हूँ तो मैं कितना सुरक्षित हूँ। बिल्कुल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, एक तो ये कि हम मुख्यमंत्री सरकार जो प्रेजेंट कर रही है, जो पेश कर रही है, जो दिखाया जा रहा है, और एक वो जो जनता को दिख रहा है, जनता भुगत रही है। लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में जितनी है, आप भी महसूस करते होंगे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी। सवाल जनता के जहन में ये भी है कि ये जो फ्री का जितना भी अनाउंसमेंट है, इसकी समयावधि क्या है। जनता के बीच जब आप जाएंगे, और महेश शर्मा जी इस बात को कह रहे हैं, तो ना तो उनका कोई पूर्वाग्रह है और ना ही इसमें उनके पास जनता के बीच जनता एक लंबे समय का अनुभव बोल रहा है उनके साथ। कई सरकारों के आने जाने का सिलसिला उन्होंने करीब से देखा है। और क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं जनता के बीच, जनता हमारे इस कार्यक्रम को देख रही है, सुन रही है, तो जनता के बीच हम ईमानदार आकलन करें कि हमने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार, उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लगातार बने रहे। मेरा ये आकलन है कि हम प्रदेश में रहते हैं, हम सभी तो से प्रभावित हैं और डर भी हो रहे हैं। मेरे मित्र शर्मा जी और महेश जी दोनों गए हैं, पत्रकार हैं, बच्चे पत्रकार हैं, फिर इनका सरकार के कम पर स्पीकर पर करना है, इसमें नहीं है, सरकार की तरफ पर कमी उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत नहीं कि सरकार की क्षमताओं को निर्धारित करें, ये काम नहीं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, राजनीति में अगर मुख्यमंत्री कोई काम करता है तो उसकी जवाबदेही दो लायकों प्रति होती है जो पूरे देश का प्रति करें, और सारी प्राथमिकताओं का जो आधार होता है वो राजनीतिक रूप से उनके होता है।
क्या एक साथ देश वर्तमान में जो माहौल है उसमें आता है कि अभी जो बातें कह रहे थे इससे कहीं क्या जरूरत थी। तो प्रधानमंत्री घूम रहे वही पहचान है, जरूरत थी 9 साल घूम रहे हैं, वो भी 10,000 लगे बढ़ रहे हैं ना। तो सवाल ये कि देश का तंत्र जो केंद्र सरकार ने करी है और अब जो के सामने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो अलग पार्टी सरकार है, तो इसका मामला निश्चित होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपको सुनने में बहुत परेशानी हो रही है, सब लोगों को ठीक से आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो आप अपना ये चाहे तो हटा सकते हैं। ईयरफोन को हटा दीजिए, जो आपकी फोन से वॉइस आती है वो ज्यादा सही आती है, ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं। तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको रिजॉल्व करिए। तब तक राजेश चौधरी बोल रहे थे और फिर सुरेश। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है, बेटर है प्रदीप जी। डॉक्टर साहब ठीक है जी। मेरा से ये कहना है कि राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक जो प्रतिनिधि है उनका उस विधायकों की वो है और उनको प्रदेश की राजनीतिक प्राथमिकता है और लोगों की समस्याओं का उनके अनुसार ही पालन करना होता है। ये उनकी राजनीतिक तिब्बता है कि वो 200 विधायक जो पूरे प्रदेश पर हैं उनकी प्राथमिकता का सरकार चलाएंगे। उनकी बात आप इस कार्यक्रम को बाद में देखिएगा जरूर से, तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी परेशानी दूसरे लोगों को हो रही है आपको सुनने में। राजेश चौधरी जी बोले प्लीज। मीना जी, 1 घंटे के प्रोग्राम में आपने 6 आज व्यक्तियों को बुलाया, आपको धन्यवाद। अब क्योंकि मुझे समय कम ही मिलेगा इसलिए मैं पूरा कंक्लूड करता हूँ बात को कि सबसे पहले तो मैं आप सुनते नहीं होंगे, हमारे न्यूज 24 के कार्यक्रम में रोजाना इतने मेहमान आते हैं और सभी लोग चर्चा में शामिल होकर 3-3, 4-4 बार अपने अच्छे विचार रखते हैं। हाँ बताइए। मीना जी, सबसे पहले मैं हमारे केंद्र की बात करता हूँ, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। केंद्र द्वारा 3,50,000 करोड़ की केंद्र की सहायता राजस्थान में दी गई है, जिसमें से 38,000 करोड़ तो केवल और केवल नल से जल के लिए दिया गया है। परंतु वर्तमान राजस्थान के केंद्रीय राज्य मंत्री जो यहाँ है राजेंद्र यादव जी, उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। उस जल 38,000 करोड़ में भ्रष्टाचार किया गया है। नंबर दूसरा, हमने अभी रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा 200 रुपए की उज्ज्वला योजना में रिबेट दी, उसके बाद 100 रुपए के भी और रिबेट दिए। तीसरा, हमने किसानों के लिए योजनाएं लेके आए, हम फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लेकर आए हैं, युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया। इसके विपरीत अब मैं आऊंगा राजस्थान सरकार पे। पिछले 4.5 साल में ये जो 2 प्रवक्ता है ना कांग्रेस के, इन्होंने केवल अशोक गहलोत का महिमा मंडल किया है। इन्होंने कोई भी राज्य की योजना ही नहीं बताई है कि अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया है। इन्होंने केवल अशोक गहलोत के नाम का झुंझुना बजाया है, 10-15 मिनट और कुछ नहीं किया है। 4.5 साल में कांग्रेस पता किस में राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार किस लेवल पे आ गई है? भ्रष्टाचार में टॉप लेवल पे आई है, वुमेन एट्रोसिटी में टॉप पर आ गई है। युवा जो 70 लाख युवा है राजस्थान में, एक को भी 4.5 साल में नौकरी नहीं दी है। 21 वैकेंसियां, उन सब के पेपर लीक हुए हैं। इनके एक पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी, जो इस राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लाल डायरी विधानसभा में लेके आते हैं, उसको ये सारे विधायक। अरे अपनी बात करो यार, अपनी बात करो। आपने क्या किया उसकी बात करो। कांग्रेस से क्या कोसते रहते हो? कांग्रेस को उसके साथ कुछ नहीं मिलने वाला है। आपकी अपनी उपलब्धियों की बात करो, आप अपनी उपलब्धियों की बात करो। कांग्रेस को कोसने से क्या होगा? इसी अशोक गहलोत कुछ आपने भी किया है क्या? कुछ आपने किया है क्या, वो तो बताओ। भी कहा था क्या ये आप आधे घंटे कांग्रेस से कोस रहे हो, कुछ आपके पास भी बोलने को है? वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल तुष्टिकरण की नीति कर रही है। अरे कुछ अपना भी बता दो कि क्या भला किया आपने। कुछ नहीं सोचती है, इसीलिए अभी आपने देखा होगा जब। ठीक है बढ़िया, अच्छा है कांग्रेस का नाम लो, हमारे खाते में आओ। अच्छा है, खुश है इस बात से कि कांग्रेस को आप याद करते हो। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए अब सुनने की आदत भी डालो। रही बात उपेंद्र यादव जी की, उपेंद्र यादव जी वही व्यक्ति हैं कांग्रेस सरकार ने जिन पर एक झूठा मुकदमा लगा के श्यामनगर थाने में अरेस्ट हुए थे। करीब 30 से 40 दिन उन्हें गिरफ्तार रखा गया था, जब उन्होंने खुद के स्टेटमेंट थे कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। आज उपेंद्र यादव जी सरेंडर हैं, क्योंकि उनको फिर ये धमकी दी गई है कि चालान पेश हो जाएगा, आपको अन्य मुकदमा फंसा दिया जाएगा। तीसरी बात मैं अब करना चाहता हूँ बाकी ये 2 प्रवक्ताओं के बारे में। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारे परिवार में संसदीय बोर्ड तय करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नेता बनेगा। जब बहुत अच्छे केवल गांधी परिवार ही तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। 4.5 साल में कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार।
राजेश जी, एक भी बात ऐसी तो ये जनहित है, की योजनाएं नहीं नहीं, निकाली है। अब एक चूंकि बात आचार बताइए संहिता लगने राजेश वाली जी, है, केवल आप एक लोग चुनावी जो जुमला। राजेश जी, सुरेश जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, आप लोग जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों की हमसे सीनियर हैं, आप लोग उम्र में भी, अनुभव में भी। आप लोगों को जब जनता सुनती है तो आपसे ये उम्मीद करती है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उसका एक गहरा एनालिसिस हम करें, उसके सारे एस्पेक्ट, पहलुओं को हम समझें और हम समझ के किसी नतीजे पे आए। आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को बचाना, अपने नेता को बचाना, थोड़ी मीना बहुत जी, ये जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप थोड़ी था। बहुत अपने नेतृत्व की तारीफ भी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, बट विषय पर तो रहिए। मेरा सवाल ये है, आज हम चिंतन विषय सब्जेक्ट जो हमारा है वो ये है कि भाई मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल का जो आकलन है वो किस तरह से होगा। उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे रह गए, जो रह गए वो काम बताइए ना आप राजेश जी, फटाफट। ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। जी मीना जी, हाँ, फटाफट। मैं 2 ही लाइन में कह दूंगा कि वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने जो 1000 के मोबाइल फ्री में बांटे, उसकी बजाय कोई महिलाओं के लिए कोई अच्छी नीति लेकर आते, उनके रोजगार की सोचते, युवाओं को 21 वैकेंसियां कैंसिल हुई तो अच्छी वैकेंसी लाते। इन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति के अलावा कुछ नहीं किया है। कल ही आपने देखा होगा, इन्होंने केवल, मैं इन्हीं कांग्रेसी दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता